कहानी की शुरुआत में हम भविष्य की दुनिया देखते हैं, जहां पर इंसानों ने पृथ्वी के प्राकृतिक खनिजों को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया, जिस वजह से पृथ्वी अब बर्बाद हो गई और धीरे धीरे सिकुड़ रही है। इंसानों ने पृथ्वी को अपने फायदे और ऐशो आराम की जिंदगी के लिए इतना नुकसान पहुंचाया कि अब धरती नष्ट होने की कगार पर है। इंसान अब खुद को बचाने के लिए पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजार सके। एक दिन अचानक से वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के पास एक ब्लैक स्फीयर दिखाई दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में उस ब्लैक स्फीयर के बारे में बात होना शुरू हो गई। सभी जानना चाहते थे कि आखिर वो ब्लैक स्फीयर क्या है, उसका रहस्य क्या है। वैज्ञानिक ने इसकी सच्चाई जानने के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों को एक लस नाम के स्पेसशिप से वहां भेजने का फैसला किया। अंतरिक्ष यात्रियों को सफर के दौरान 8 महीनों तक हाइबरनेशन में रखा जाना था, क्योंकि सफर काफी लंबा और मुश्किल होगा। अगले सीन में हम कार्ला नाम के एक अंतरिक्ष यात्री को देखते हैं, जो हाइबरनेशन के दौरान अपनी मां और बेटी के सपने देख रही थी, जो सालों पहले एक कार दुर्घटना में मारे गए। लंबे सफर के बाद सारे अंतरिक्ष यात्री अगले 18 घंटों में मंगल ग्रह के पास पहुंचने वाले थे, जिस वजह से अब एस्ट्रोनॉट हाइबरनेशन से बाहर आ चुके थे। अब कार्ला जब रूबिन नाम के अपने साथी अंतरिक्ष यात्री को घबराए हुए देखती है, तो उसे थोड़ा आराम करने की सलाह देती है, क्योंकि ये रूबिन का पहला हाइबरनेशन था। कार्ला इसके बाद कमांडर पॉल से मिलती है, जो ब्लैक स्फीयर के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्पेसशिप का एआई सिस्टम ब्लैक स्फीयर को स्कैन करके इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पा रहा था। कार्ला देखकर मिशन को रोकने के बारे में सोचती है, लेकिन कमांडर पॉल किसी भी तरह इस मिशन को पूरा करना चाहते थे और ब्लैक स्फीयर की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ रूबिन अब और भी डरा हुआ था, क्योंकि उनके पास ब्लैक स्फीयर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब वो लोग जब मिशन के हेड कमांडर वेंस से पृथ्वी पर संपर्क करते हैं, तो वेंस उन्हें बताते हैं कि पृथ्वी पर लोग ब्लैक स्फीयर की सच्चाई जानने के लिए बेकरार है, इसीलिए उन्हें किसी भी तरह इस मिशन को पूरा करना होगा। कार्ला को शिप में अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन जब वो उस तरफ जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ रूबिन को भी अपने कमरे में कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे वो डर जाता है। अब शिप का एआई सिस्टम बताता है कि ब्लैक स्फीयर एक खास प्रकार का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। कार्ला जानकर जल्दी से शिप के कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है, जहां से वो देखती है कि ब्लैक स्फीयर से एक तेज रोशनी निकलकर उनके शिप के ऊपर पड़ रही थी। ब्लैक स्फीयर से आने वाली रोशनी की वजह से अब स्पेसशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। अब बाकी के एस्ट्रोनॉट भी कार्ला के पास आ गए। कुछ समय बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद स्फीयर से आने वाली रोशनी उन्हें स्फीयर तक ले जाने का एक रास्ता हो। स्पेसशिप जैसे जैसे ब्लैक स्फीयर के पास जाता है, स्पेसशिप का एआई सिस्टम स्फीयर से आने वाली एक खास प्रकार की आवाज को डिटेक्ट करता है, जिसे सुनने से कार्ला को लगता है जैसे कोई कोडेड मैसेज बार बार दोहराया जा रहा हो। रूबिन ये सब देखकर बुरी तरह से डर गया और अपने साथियों से वापस चलने के लिए कहने लगा। कार्ला भी अब मिशन को रोक देना चाहती थी और अर्थ पर स्पेस हेडक्वार्टर से संपर्क करके सबसे पहले शिप को ठीक करना चाहती है। साथ ही अब तक उनके साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में वेंस को बताना चाहती थी। कमांडर पॉल इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। कार्ला देखती है कि रूबिन काफी डरा हुआ है और वो रोते हुए कार्ला को बताता है कि स्फीयर से आने वाली रोशनी गॉड के जजमेंट डे की निशानी है और मुझे ये सारी बातें उन रहस्यमयी आवाजों ने बताई है, जो हर समय मुझे सुनाई देती रहती है। अब सारे क्रू मेंबर एक साथ मिलकर स्फीयर और उनके साथ होने वाली घटनाओं के बारे में चर्चा करने लगे। वुल्फ नाम का एक क्रू मेंबर अपने साथियों को बताता है कि अगर वो स्फीयर एलियन का हुआ तो जरूरत पड़ने पर वो उसे नष्ट भी कर सकते हैं। कैप्टन पॉल सीसीटीवी कैमरे में सब देख रहे थे, इसीलिए वुल्फ को अपने पास बुलाते हैं और उसे कभी भी स्फीयर को नष्ट करने के बारे में सोचने से मना करते हैं। अब जैसे जैसे स्पेसशिप स्फीयर के पास जा रहा था, कार्ला और उसके साथी क्रू मेंबर को रहस्यमयी आवाजें और ज्यादा सुनाई देने लगी। वुल्फ जब कार्ला को उसके कमरे तक छोड़ने जाता है, तो कार्ला वुल्फ को बताती है कि कार एक्सीडेंट की वजह से उसके सिर में दर्द रहता है। कार्ला वुल्फ को उन रहस्यमयी आवाजों के बारे में नहीं बताती, जो अक्सर उसे सुनाई देते रहते थे। अब कार्ला
बाकी एक साथी टेगी सभी को बताती है कि रूबिन कहीं पर गायब हो गया। टेगी की बात सुनकर सारे क्रू मेंबर पूरी तरह से हैरान थे और रूबिन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। टेगी जब कार्गो एरिया में जाती है तो वहाँ पर उसे रूबिन मिल जाता है, लेकिन इस समय वो काफी अजीब हालत में था। रूबिन के चारों तरफ अजीब तरह की रोशनी थी और वो किसी अनजानी आवाज से बचने की कोशिश कर रहा था। रूबिन के शरीर पर बने हुए अजीब तरह के धार्मिक निशान को देखकर टेगी समझ गई कि रूबिन के ऊपर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए वो डरकर चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर कार्ला और वुल्फ उस तरफ आते हैं। कार्ला जब टेगी के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ पर नीचे टेगी की लाश पड़ी हुई थी। किसी ने बड़ी बेरहमी से टेगी का खून कर दिया। अब वहाँ पर मौजूद रूबिन कार्ला को देखकर उसे भी जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन अब वहाँ पर वुल्फ भी आ जाता है। रूबिन इस समय बुरी तरह से डरा हुआ था, इसीलिए वो कार्ला को अपने कब्जे में लेकर उसे जान से मारने की धमकी देता है और वुल्फ को बताता है कि अब वो मोक्ष प्राप्त कर चुका है और अगर वो स्पीयर पर उतर गया तो गॉड जेनोसाइड का हिस्सा बन जाएगा, जिस दिन भगवान सारे इंसानों को खत्म कर देंगे। रूबिन वुल्फ को बताता है कि पॉल उनसे कुछ छुपा रहा है। अगले ही पल वहाँ पर पॉल भी आ जाता है, जो बिना कुछ सोचे रूबिन को शूट कर देता है, जिससे रूबिन की वहीं पर डेथ हो जाती है। पॉल इसके बाद वुल्फ को डेड बॉडी बैग में डालने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। कार्ला रूबिन का चाकू उठाकर पॉल का पीछा करती है। कार्ला पॉल से पूछती है कि क्या वो कुछ जानता है। इस पर पॉल घबराते हुए कहता है कि हमें किसी भी तरह मिशन को पूरा करना है। कार्ला जब गुस्से में पॉल से पूछती है कि आखिर वो इस तरह से अपने साथी की मौत कैसे कर सकता है। इस पर पॉल कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वुल्फ दोनों डेड बॉडी को हाइबरनेशन पोड में रख देता है। अब एलिस नाम का एक क्रू मेंबर अनाउंस करके सभी को बताता है कि अगले 3 दिनों में वो स्फीयर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो खुद को सभी से अलग कर लेता है और एक छोटे से शिप में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कार्ला जब स्फीयर को अच्छे से देखती है तो उसे पता चलता है कि स्फीयर के ऊपर कुछ अजीब तरह के सिंबल बने हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिप जब स्फीयर पर उतरता है तो उसका कम्युनिकेशन सिस्टम वापस से काम करने लगता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद वेंस का कनेक्शन वापस से क्रू मेंबर्स के साथ हो गया। कार्ला और उसके साथियों को पता चलता है कि अब पृथ्वी पर भी स्फीयर की तरह ही अजीब तरह के हजारों सिंबल बनने लगे थे, जिन्होंने पृथ्वी को ढक दिया था। वैज्ञानिक सिंबल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें उन अजीब सिंबल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। वेंस कार्ला और उसके साथियों को जल्द से जल्द स्फीयर की सच्चाई का पता लगाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें शक था कि जरूर ये सब उसी स्फीयर की वजह से हो रहा है। अब आर्क और कार्ला अपने अपने स्पेस सूट पहनकर स्फीयर के ऊपर उतर जाते हैं, लेकिन उनका कैप्टन अब भी स्पेसशिप के अंदर ही था, क्योंकि उन्हें गाइड करना चाहता था। स्फीयर पर आगे बढ़ने पर कार्ला और उसके साथी को एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसके पास जाने पर वो 2 हिस्सों में बंटकर एक दरवाजे की तरह बीच से खुल जाता है और उसके अंदर से तेज रोशनी बाहर निकलने लगती है। सारे क्रू मेंबर्स ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। अगले ही पल उस तेज रोशनी के साथ एक लेडी बाहर आती है, जो किसी अनजान भाषा में उनसे कुछ कह रही थी। कार्ला और उसके साथियों को उस लेडी की बात समझ नहीं आती, लेकिन शिप की एआई उस लेडी की लैंग्वेज को समझकर उसकी बातों को ट्रांसलेट करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो लेडी उनसे कह रही थी कि उसे वहाँ पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले क्रिएटर ने भेजा है ताकि वो एक खास काम को पूरा कर सके। इस पर कार्ला उस लेडी से पूछती है कि क्या तुम बता सकती हो कि आखिर वो खास काम क्या है। लेडी बताती है कि इस गेट के दूसरी तरफ एक अलग दुनिया है, किसी ब्लैक होल की तरह, और जब ये स्फीयर पृथ्वी के पास जाएगा तो स्फीयर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद गॉड का जजमेंट डे होगा, जिसके बाद कोई भी इंसान पृथ्वी पर जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि वो सभी अपने कर्मों के हिसाब से स्फीयर के अंदर ही रहने लगेंगे। और कार्ला, तुम्हें स्फीयर के अंदर जाने के लिए चुना गया है ताकि तुम दुनिया के लोगों को इसके बारे में बता सको। अब देखते ही देखते वो लेडी कार्ला की माँ का रूप ले लेती है, जिसे देखकर कार्ला हैरान थी। कार्ला इसके बाद जब स्फीयर के अंदर जाती है तो वहाँ पर वो अंदर का नजारा देखकर चौंक जाती है, क्योंकि स्फीयर के अंदर एक बहुत बड़ा और एडवांस शहर मौजूद था। वहाँ पर कार्ला को उसकी बेटी भी दिखाई देती है, जो सालों पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई। स्फीयर के अंदर अपनी माँ और बेटी दोनों को जिंदा देखकर कार्ला हैरानी
आसानी के साथ खुश भी थी। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और जब कार्ला की नींद खुलती है तो खुद को वापस से शिप में पाकर कार्ला पूरी तरह से हैरान हुई और वो अपने साथियों से पूछती है कि आखिर वो शिप के अंदर कैसे आ गई। इस पर कार्ला के साथियों से बताते हैं कि तुम स्फीयर के अंदर जाने के बाद बेहोशी की हालत में बाहर आई थी, इसीलिए हम लोग तुम्हें जल्दी से स्पेसशिप के अंदर ले आए और वहीं तुम्हारा साथी स्पेस सूट फटने की वजह से मारा गया। कार्ला ये सुनकर परेशान होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथी का स्पेस सूट कैसे फट गया। अब वेंस पृथ्वी पर से कार्ला से संपर्क करता है और उससे स्फीयर के अंदर के बारे में पूछता है। इस पर कार्ला वेंस को सब कुछ सच बता देती है कि उसने स्फीयर के अंदर एक एडवांस शहर को देखा था। कार्ला की बात सुनकर वेंस कार्ला को आराम करने की सलाह देता है ताकि कार्ला को सब कुछ याद आ जाए, क्योंकि कार्ला ने वेंस को शहर के अलावा कुछ भी नहीं बताया था। उल्फ कार्ला से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ छिपा रही हो, तुम सच बताओ, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर उन दोनों को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उन्हें देख नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। वहीं दूसरी तरफ कार्ला उल्फ को बता देती है कि उसने स्फीयर के अंदर अपनी फैमिली, साथ ही कार्ला उल्फ से ये भी कहती है कि मुझे कमांडर के ऊपर शक है कि कमांडर कुछ छुपा रहा है। कार्ला कमांडर की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने साथी के उस स्पेस सूट को चेक करती है, जिसके कमांडर के अनुसार फटने की वजह से उसके साथी की डेथ हुई थी। कार्ला ये देखकर पूरी तरह से दंग रह गई कि स्पेस सूट फटा नहीं था, बल्कि उसके ऊपर गोली लगने का निशान था, यानी कि कमांडर ने ही उसके साथी की गोली मारकर हत्या की थी। कार्ला इसके बाद कमांडर के कमरे का दरवाजा तोड़कर कमांडर की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ला को ऐसा करते हुए कमांडर देख लेता है, इसीलिए वो अपने साथी को कार्ला को रोकने के लिए भेजता है। कमांडर का साथी अब जैसे ही कार्ला के पास आता है, कार्ला उसके ऊपर गन तान देती है, क्योंकि वो जानती थी कि उल्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं बल्कि एक आर्मी का सोल्जर है और कमांडर उसे अपने साथ किसी खास मकसद की वजह से लाया है। कार्ला गुस्से में उल्फ को सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर वेंस का एक होलोग्राम अपीयर हो जाता है, जो कार्ला को सारी सच्चाई बताता है कि किस प्रकार ये सब उसके प्लान का हिस्सा है और उसने ही उल्फ को एक खास मकसद से उनके साथ भेजा, क्योंकि मिशन के दौरान वो एक एक करके उन सबको मारता जाएगा जिनकी जरूरत उन्हें नहीं है। वेंस कार्ला को बताता है कि सच्चाई यही है कि मैंने ही अपनी टीम के साथ मिलकर उस ब्लैक स्फीयर को बनाया था, क्योंकि वो पृथ्वी पर इंसानों की बढ़ती जनसंख्या से परेशान था और कम होती रिसोर्सेज को बचाने के लिए मैंने ब्लैक स्फीयर की मदद से 15 मिलियन लोगों को जान से मारने का फैसला किया। वेंस स्फीयर की मदद से ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि लोगों को उसके ऊपर शक न हो और वो खुद को ही अपनी मौत का जिम्मेदार समझे। कार्ला, तुमने मेरे इस प्लान में मेरी काफी मदद की है, क्योंकि कार्ला की वजह से अब पृथ्वी पर लोग ब्लैक स्फीयर को भगवान समझने लगे थे और भगवान के जजमेंट डे के दिन खुद के मरने का इंतजार कर रहे थे और इसके लिए खुद के बुरे कर्मों को जिम्मेदार मान रहे थे। अब मौका पाकर कमांडर कार्ला से उसकी गन छीनने की कोशिश करता है, जिसके दौरान गोली कार्ला के पेट में लग जाती है, लेकिन कार्ला किसी तरह बड़ी मुश्किल से उसे शूट करके जान से मार देती है। उल्फ ये देखकर कार्ला से कहता है कि मैं सिर्फ एक ही हिटमैन हूँ और मुझे जो कहा जाता है मैं सिर्फ वही करता हूँ, इसीलिए मुझे छोड़ दो। हिटमैन की बात सुनकर कार्ला उसे माफ कर देती है। हिटमैन इसके बाद कार्ला के जख्मों पर पट्टी बांधकर उसकी मदद करता है और कार्ला से कहता है कि हमें किसी भी तरह इस स्फीयर को खत्म करना होगा, वरना लाखों लोग मारे जाएंगे। हिटमैन कार्ला को बताता है कि स्फीयर को खत्म करने के लिए हमें एक पावरफुल बम की जरूरत होगी जो स्पेसशिप के अंदर ही मौजूद है। अब हिटमैन खुद उस बम को लेने जाने का फैसला करता है और वो कार्ला को वेंस का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, क्योंकि शिप और एआई का कंट्रोल वेंस के पास ही था। हिटमैन के जाने के बाद कार्ला वेंस का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और वेंस से सवाल पूछती है कि आखिर स्फीयर को तुमने बनाया है तो उसमें मुझे अपनी माँ और बेटी क्यों दिखाई दी। इस पर वेंस कार्ला को बताता है कि जिस कार दुर्घटना में तुम्हारी मदर और डॉटर की मृत्यु हुई थी उसे मैंने ही करवाया था ताकि मैं अपने इस मिशन को पूरा कर सकूं। साथ ही मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर एक खास प्रकार की
नैनो चिप को भी फिट करवाया, जिसकी मदद से मैं तुम्हें सब कुछ दिखा सकता हूँ जो मैं दिखाना चाहता था। कार्ला ये जानकर बहुत गुस्सा होती है और वेंस के होलोग्राम को शूट कर देती है। अब वेंस ने शिप के ऑटो एक्सप्लोजन वाले प्रोग्राम को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से अगले कुछ ही समय में स्पेसशिप एक तेज धमाके के साथ नष्ट हो जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हिटमैन जल्दी से वो बॉम्ब लेकर कार्ला के पास आ रहा था। हिटमैन कार्ला को शिप का बैकअप कोड भी दे देता है, जिससे शिप का कंट्रोल कार्ला के पास आ जाता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल शिप में ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। कार्ला और हिटमैन समय रहते ही छोटे से पोर्ट में बैठकर शिप से अलग हो गए, जिससे उनकी जान बच जाती है और वो दोनों ब्लैक स्फीयर के ऊपर आ जाते हैं। अब हिटमैन कार्ला को पोर्ट के अंदर ही कैद कर देता है और कार्ला को बताता है कि उस बॉम्ब को स्फीयर के अंदर ही जाकर एक्टिवेट करना होगा, जिसके दौरान धमाके के साथ बॉम्ब को एक्टिवेट करने वाले की भी मौत हो जाएगी। और हिटमैन ने इसके लिए खुद को चुना था। हिटमैन कार्ला को वापस घर जाने के लिए कहता है। कार्ला ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है। अब कार्ला को ना चाहते हुए भी वापस पृथ्वी की तरफ जाना पड़ता है और इस दौरान जब वो अपने टीम मेंबर्स के बारे में सोच रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैक स्फीयर पर हिटमैन बम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें हिटमैन और ब्लैक स्फीयर दोनों खत्म हो जाते हैं। अब कार्ला जब दुखी मन से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही होती है तो उसे पता चलता है कि पोर्ट की मदद से पृथ्वी पर पहुंचने में उसे पूरे 7 साल का समय लगने वाला था। लेकिन कार्ला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने लाखों लोगों की जान बचाई थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।